हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। तो आगे आपका दोस्त, आपका मेंटोर, ACCA CMA मोहित अग्रवाल। तो सर, क्या लाए हो आज? तो बच्चों, जैसे कि देख पा रहे होगे, आज आपके लिए है इन्वेंट्री, IS2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर, सारे स्टैंडर्ड को ये इंपॉर्टेंट कहते हो? है ही कितने बच्चों? थोड़े से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कुछ यहाँ पे, कुछ वहाँ पे, कुछ वहाँ पे, मतलब FA में, FR में और SBR में। तो ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इन्वेंट्री है ना बच्चा, ये आपके इस लेवल पे तो काम आता ही आता है, FR में भी काम आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी काम आता है। प्लस इस लेवल में दोबारा से रिमाइंड कराऊंगा कि यहाँ पे पढ़ोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इन्वेंट्री से, वो 2-4 मार्क्स तो आप स्कोर करोगे ही करोगे। प्लस इसकी एक एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं घूम फिर के कंसोलिडेशन में भी आ जाती है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है सर कैसे कंसोलिडेशन में कैसे, तो याद करो, हालांकि वो भी सीरीज में आएगा, बट याद करो मार्कअप मार्जिन या अनरिलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन, वहां पे आता है ना इन्वेंट्री का नॉलेज काम। तो ध्यान रखना, वहां भी यूज हो जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, सिंगल एंटिटी। भाई सिंगल एंटिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक आइटम बन के आ जाती है इन्वेंट्री, एक एडजस्टमेंट बन के आ जाता है इन्वेंट्री के ऊपर, और बच्चे उसको गलत कर देते हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तीर तीन शिकार है, तीन जगह पे काम आ सकता है। तो उसी पर्सपेक्टिव से सीखो, उसी इंटरेस्ट से सीखो कि यार इसको करना है समझने के पर्पज से, रटना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, विजुलाइज द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर बच्चे को मैं एक ही चीज कहता हूं, हर चीज का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विजुलाइज करो। भाई अकाउंटिंग कुछ नहीं है, अकाउंटिंग सिर्फ इतना ही है, जर्नल, ट्रांजेक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको सब कुछ छोड़ के सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे विजुलाइज कर देना। ठीक है, बीच का प्रोसेस आप खा भी जाओ चलेगा, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट विजुलाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं अपना IS2 इन्वेंट्री। बड़ा ही अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, सबसे पहले तो बात आती है, सर स्टार्ट कर दिया, अब बच्चा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर इन्वेंट्री होता क्या है, व्हाट इज इन्वेंट्री, ये बताओ। तो मेरे दोस्त, इन्वेंट्री का मतलब क्या है? इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक स्टॉक, जिसको अपन 11वीं 12वीं में स्टॉक बोलते हैं ना, उसी को ये इन्वेंट्री बोलते हैं अपन ACCA में। एक एग्जाम्पल से बात समझो। मान लो आपके पास 100 टॉफियां हैं, आप एक टॉफी का पैकेट लेके आए, आपने टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट करी, जो रास्ते में मिल रहा है सबको एक एक टॉफी बांट रहे हो। अब टॉफी बांटते 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 क्या हुआ कि आपके पास 20-30 टॉफियां बच गई। अब ये बची हुई टॉफियां, भाई जितनी टॉफी आपने कंज्यूम कर ली, जितनी टॉफी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, या और प्रॉपर बोलो तो बेच दी फॉर एग्जाम्पल, वो सारी टॉफियां गई। पर जो बच गई उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। ये काम आएंगी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, यही स्टॉक है। और क्या चीज स्टॉक होती है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। मेरा बिजनेस किस चीज का है, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। सर्विस इंडस्ट्री में तो इन्वेंट्री का इतना रोल नहीं है, IS2 का इतना रोल नहीं है, बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। जैसे आपने एक बिजनेस सुना होगा लैपटॉप का, जैसे HP है, लिनोवो है, एसर है, बड़े बड़े ब्रांड हैं, एप्पल भी बनाता है। तो इनका फिर बिजनेस क्या है? लैपटॉप को सेल परचेज करना। मतलब आप जिस चीज की सेल परचेज करते हो, जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो आपके लिए इन्वेंट्री। अब कई बार बच्चे सोचते हैं सर बिल्डिंग हमेशा इन्वेंट्री कभी नहीं हो सकता, बिल्डिंग कभी इन्वेंट्री नहीं हो सकता, फर्नीचर कभी इन्वेंट्री नहीं हो सकता, बट ये बात सच नहीं है। भाई एक रियल स्टेट का बिजनेस है जिनका काम ही बिल्डिंग से है, तो उनका बिल्डिंग इन्वेंट्री है। किसी का फर्नीचर का काम है तो उसके लिए फर्नीचर इन्वेंट्री है। तो इट विल डिपेंड अपॉन कि आपका बिजनेस क्या है, और उस बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका इन्वेंट्री का नेचर चेंज हो जाएगा। तो इन्वेंट्री कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस। जैसे आपके फूड बिजनेस होते हैं, जैसे आप जाते होगे, मैकडी है, सबवे है, बर्गर किंग है, ये सब क्या है? इनका क्या बिजनेस है? फूड इनका बिजनेस है, इनका फूड इनका इन्वेंट्री है। अब ये जो फर्नीचर लगा रखे हैं, जब इनकी शॉप पे आप जाते हो तो ये जो फर्नीचर लगा रखे हैं वो थोड़ी आप घर ले जाओगे, वो थोड़ी इनसे खरीद लोगे, वो थोड़ी वो बेचेंगे। उनका काम उसको बेचना थोड़ी है, उनका काम तो फूड आइटम बेचने का है। ठीक है सर, बात समझ आती है। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS2 डेफिनेशन कैसे बताता है, देखो आपके लिए प्रॉपर डेफिनेशन भी ले आए सर। क्या कहता है? इन्वेंट्री रेफर्स टू द असेट दैट आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड। ओहो, कहता है तीनों चीज इन्वेंट्री है, सिर्फ एक नहीं, तीन तीन चीजें इन्वेंट्री है। क्या? जो कंज्यूम हो गया, जो चला गया, जो खत्म हो गया प्रोसेस में, देखो आप इनपुट डालते हो, प्रोसेस होता है और आउटपुट आता है।
जैसे एक बात करें, जैसे मैंगो जूस की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट अ मैंगो जूस, आम पन्ना, गर्मियों का टाइम, अच्छा लगता है, बहुत ठंडा ठंडा, बिल्कुल ठीक है सर, बात तो बहुत अच्छी है। अब देखो इसमें तीनों को समझना। मैंगो जूस बनाने के लिए इंग्रेडिएंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? कई सारी चीजें चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैंगो, आम। तो वो क्या है? सबसे तीसरा, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाई टू बी कंज्यूम्ड, ये क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा प्रोसेस में। और सीधा आम पन्ना थोड़ी बनता है, सीधा मैंगो जूस थोड़ी बनता है, एक प्रोसेस लगता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। भाई आप मैंगो को पील करोगे, स्लाइसिस करोगे, उसको सेटल होने दोगे, तो वो जो आधा अधूरा काम है, 60% कंप्लीट काम, 40%, वो जो आधा अधूरा काम है उसको क्या बोलते हैं बच्चा? वर्क इन प्रोग्रेस। कहता है वो भी तो रॉ मटेरियल ही है। भाई मम्मी घर में खाना बना रही है या पापा घर में खाना बना रहे हैं, तो आटा लिया, आटा क्या है? रॉ मटेरियल। भाई उसको गूंदा, उसको प्रोसेस किया, फिर जाके रोटी बन के आती है। तो एक स्टेज से गुजर के जाते हैं ना, तो तीनों स्टेज है, कह रहा तीनों स्टेज इज टुगेदर कॉल्ड एज इन्वेंटरी। फिनिश गुड्स दो अल्टीमेट आइटम है, वो भी इन्वेंटरी है, वर्क इन प्रोग्रेस भी इन्वेंटरी है, और रॉ मटेरियल भी इन्वेंटरी है। ठीक है सर, तीनों चीजों को इन्वेंटरी मानते हैं। अब देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लेके आया हूं, अब मैं लेके आया हूं आपके लिए इंपैक्ट। अरे भाई इन्वेंटरी का मीनिंग तो समझ आ गया सर, बट अल्टीमेटली मुझे तो ये समझना, डेबिट क्रेडिट से मतलब नहीं है। देखो इस टाइम पे आप डेबिट क्रेडिट से मतलब नहीं रखो, आपको डेबिट आती है नहीं आती, आपको पता है इन्वेंट्री आएगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी या घटेगी, इन्वेंट्री जाएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटेगी, वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे हिला देती है। भाई इन्वेंट्री पीएनएल पे क्या इंपैक्ट करती है? पीएनएल को एसीसी में क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। एंड बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बट नाम में कुछ नहीं रखा। लॉजिक समझो कि इन्वेंट्री दोनों को इंपैक्ट कैसे करती है। सर कैसे करती है? देखो पीएनएल में, आप पीएनएल में क्या करते हो? पीएनएल में देखो बच्चा, हर किसी को पता है सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्स। क्या इसके कई नाम है? इसके भी रेवेन्यू बोल लो, टर्नओवर बोल लो। फिर सेल्स में से क्या हटाते हैं? भाई सीओजीएस, ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल से हटाया जाता है, और फिर आता है हमारा जीपी। तो सीओजीएस को इन्वेंट्री इंपैक्ट डालती है। अगर आपका सीओजीएस कम हो गया तो जीपी ज्यादा हो जाएगा, सीओजीएस ज्यादा हो गया तो जीपी कम हो जाएगा। और इन्वेंट्री इज वन ऑफ द फैक्टर विच कैन हाईली इंपैक्ट आवर कॉस्ट। हाउ सर? तो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बच्चा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और अ प्रोडक्शन कॉस्ट। बनाने का खर्चा। एक समोसा आप बनाते हो, मान लो उसमें आलू डालते हो, उसमें और भी कई सारे इंग्रेडिएंट डालते हो, मसाला डालते हो, काफी कुछ डलता है समोसा जब बनता है, सबने देखा होगा। तो बच्चा अपन कौन सी कॉस्ट ले रहे हैं? अभी बनाने का खर्चा ले रहे हैं, बट उसके अलावा और भी तो खर्चा आता है। एडमिन का खर्चा, भाई एक बंदा है जो मैनेज कर रहा है कस्टमर को, मैनेजमेंट का खर्चा, एडमिन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, वो खर्चे नहीं ले रहे। वो तो जीपी में से आएंगे, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो नीचे आएंगे। अभी तो दुनिया ऊपर की है, और जीपी तक पहुंचने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का रोल है। और कहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब वही, भाई अपने पास 100 चॉकलेट थी, 50 और लेके आए, कितनी हो गई? 150। तो टोटल चॉकलेट कितनी है? 150। और हमने बांट दी, बची हमारे पास 20। तो 100 150 चॉकलेट थी, 20 बची, तो अपन ने कितनी बांट दी, कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी? 130 चॉकलेट अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। समझ रहे हो? जो मिला उसको दे दी चॉकलेट। 100 थी ओपनिंग स्टॉक और परचेज करी, और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करता। तो यहां से समझना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज्यादा होगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उतना कम होगा, कम होगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जितना कम होगा, जीपी उतना ज्यादा होगा। ये शायरी समझो, ये वाली शायरी आपको जिंदगी में सक्सेस देगी। क्या समझना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो रही है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम तो जीपी ज्यादा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री शुड नॉट बी ओवर वैल्यूड, इन्वेंट्री शुड नॉट बी अंडर वैल्यूड। सेम सिमिलरली ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्लस हो रही है, प्लस हो रही है, ये ऐड हो रही है। और अगर ये बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बच्चा इंक्रीज हो जाएगा, तो जीपी अपना गिर जाएगा। और यही मैंने नेक्स्ट कंसेप्ट लेके आया वैल्यूएशन में, हाई इन्वेंट्री वैल्यू लोअर सीओजीएस हायर प्रॉफिट।
लोअर इन्वेंट्री, यहां पे जो मैंने लिखा है ये क्लोजिंग स्टॉक के पर्सपेक्टिव से लिखा है, बट ये अप्लाई दोनों पर्सपेक्टिव पे होता है, आप समझो। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज्यादा कर दूंगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होना चाहिए था 10,000, मैंने वैल्यू कर दिया 15,000, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने से कम हो गई? 15 से। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है बच्चा, और जब मेरी क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो गई बच्चा, तो जीपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंपैक्ट ऑफ इन्वेंट्री, और बच्चे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिर्फ रट्टाफिकेशन चल रहा है, भीड़ चल रही है, और रट्टों से काम नहीं चलेगा बच्चा। एसीसी के पेपर में ओनली थिंग विच विल हेल्प यू आउट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एक बार बच जाओगे, 2 बार बच जाओगे, तुक्का कब तक चलेगा? ना जिंदगी में तुक्के काम आते बेटा लॉन्ग टर्म तक, ना एग्जाम्स में। तो समझ के पढ़ो ना, एक बार समझना है, एक बार उसको डेवलप करना है, इस लेवल पे उस बेस को डेवलप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक छोड़ना नहीं है। बहुत बच्चे बेसिक लेवल से एग्जामेशन ले लेते हैं, क्यों लेना है बच्चा एग्जामेशन? इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू हैव योर बेस स्ट्रॉन्ग्स, बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, लोअर इन्वेंट्री वैल्यू, हायर सीओजीएस एंड लोअर प्रॉफिट। भाई इन्वेंट्री का वैल्यू लो कर दोगे तो सीओजीएस तुम ज्यादा हो जाओगे और जीपी कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली प्रॉफिट को मैनिपुलेशन अलाउड नहीं करेंगे। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ओवर या अंडर वैल्यूड नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, करेंगे बात अभी। फिर कहता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन में तो बात ही नहीं है। कहता है बैलेंस शीट में एसेट साइड 2 ही चीज आती है, नॉन करंट और करंट, और करंट में हमारे एसीसी में 3 ही चीज आती है, हर बच्चे को पता है मेरे वाले तो। क्या सर? रिसीवेबल, कैश फ्लो, कैश, एंड फाइनली इन्वेंट्री। और तीनों का चैप्टर हमें पढ़ने हैं। रिसीवेबल तो इसके बाद ही लेके आ रहा हूं आपके लिए, कैश फ्लो भी लेके आऊंगा, और इन्वेंट्री IS2 पढ़ ही रहे हैं। तो ध्यान रखना है ये बातों को, ठीक है सर। तो इन्वेंट्री की अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इन्वेंट्री की रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ लिया अपन। क्या पढ़ लिया? अब सब याद रखेंगे। इन्वेंट्री एक तो पीएनएल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, सीओजीएस को। सी सीओजीएस इज नॉट ओनली परचेज, सीओजीएस इज नॉट इंपैक्टेड ओनली बाय परचेज, सीओजीएस इज आल्सो इंपैक्टेड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। If you have high opening inventory, COGS will be high. If you have high closing inventory, COGS will be low. Right, sir, right. And finally, valuation. भाई ये है IS2। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो तो बेसिक अकाउंटिंग थी 11th-12th की, वो तो रिवीजन था 11th-12th का। IS2 अब आता है पिक्चर में, और क्या कहता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं बताता हूं तुम्हें वैल्यूएशन, ना तुम मैनिपुलेट कर पाओ, ना अंडर वैल्यू कर पाओ, ना ओवर वैल्यू कर पाओ। सही वैल्यूएशन आज से मैं बता रहा हूं कि इन्वेंट्री की क्या सही वैल्यू होगी। सर क्यों बता रहा है? अरे IS2 नहीं बताएगा तो तुम लोग तो मैनिपुलेट कर करके इन्वेस्टर की जान ले लोगे। भाई प्रॉफिट को तुम घुमा दोगे, कितनी भी वैल्यूएशन कर दोगे, प्रॉफिट घूम जाएगा तो इन्वेस्टर घूम जाएगा, स्टेक होल्डर घूम जाएगा। भाई एक प्रॉफिट पे सबकी नजर है, होती है ना, एक पे सबकी नजर, सारे स्टेक होल्डर एक ही जने को देख रहे हैं। भाई गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट देखना है, मुझे टैक्स चाहिए, शेयर होल्डर को डिविडेंड चाहिए, वो भी प्रॉफिट को देख रहा है, एम्प्लॉयर भी प्रॉफिट को देख रहा है, एम्प्लॉय भी प्रॉफिट को देख रहा है, पब्लिक भी प्रॉफिट को देख रही है। तो कैसे मैनिपुलेट होने दें? वी आर द अकाउंटेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे उसको मैनिपुलेट होने दे? तो कहती है IS2 बताएगा वैल्यूएशन के रूल, और कहता है बिल्कुल सिंपल रखा कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। अरे सर कॉस्ट, कुछ और भी तो लिखा है, एंड NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और दोनों में से लोअर। लोअर समझते हो? कमती, कमती। कहता है कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सर NRV क्या है? अभी के लिए ऐसे समझो जैसे मार्केट वैल्यू हो, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं हम इसको। मतलब एक एग्जांपल के समझना, समझो मैं सामान खरीद के लाया, कॉस्ट खरीद के लाया, मान लो कुछ एप्पल्स खरीद के लाया, एप्पल अपन बेचने के लिए लेके आए, तो अपन मान लो 1 लाख रुपए के एप्पल लेके आए, 1 लाख रुपए के एप्पल लेके आए, तो जनरली जितने का लेके आएंगे उससे महंगा बेचेंगे। बट कुछ केसेस में क्या होता है बच्चा, जैसे मान लो एप्पल खराब हो गए, मान लो सड़ गए, ऑब्सोलीट हो गए, कोई रीजन से उनका बिकना अब मुश्किल हो गया है, डैमेज हो गए हैं, वो गिर गए हमसे, तो अब हमें कॉस्ट से कम पे बेचना पड़ेगा, या वो खराब होने वाले हैं, उन्हें जल्दी से निकालना है अपन को, वरना बिल्कुल खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। तो लॉ कहता है कि उस केस में NRV आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो सकता है कि कॉस्ट से भी कम पे मिले। तो इन्वेंट्री को अब अभी बेचा नहीं है, बट इन्वेंट्री को किस पे दिखाओ? NRV पे, अगर वो कॉस्ट से कम है तो, वरना कॉस्ट पे। NRV ज्यादा है तो। अच्छा कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट लगा दिया ये? बिल्कुल ठीक, प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है? डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है भाई लॉसेस को नहीं छोड़ेंगे, अगर लॉस होने वाला है
तो उसकी तैयारी आज से ही कर लो। तुमने सामान खरीदा कितने का भी हो, अगर बिकेगा उससे कम पे तो दिखाएंगे किस पे कम पे, अगर बिकेगा ऊपर पे तो दिखाएंगे किसके कॉस्ट पे। तो इन्वेंट्री को कॉस्ट पे दिखाना है, सब्जेक्ट टू एनआरवी शुड बी हायर। अगर एनआरवी कम है तो एनआरवी पे दिखा देंगे। और एनआरवी क्या होती है अभी समझ आ जाएगी। मार्केट वैल्यू और एनआरवी में थोड़ा सा फर्क होता है, वो समझ आ जाएगा। मतलब एनआरवी यही है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, अभी बेचा नहीं है, कल को बिकेगी तो कितने पे बिकेगी, वो एनआरवी कहते हैं, लेटेस्ट सेल प्राइस। सर इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, ये बात समझ आ गई। और कॉस्ट क्या आता है, अरे कॉस्ट तो अपन को पता ही है ना भाई। कॉस्ट इंक्लूड परचेज कॉस्ट, कितने का खरीदा, कन्वर्जन कॉस्ट, उसे कन्वर्ट किया। भाई मैंगो खरीदा अपन ने, मैंगो आया 100 रुपए किलो, उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्जन में टाइम लगा, लेबर लगा, और भी खर्चा लगा, इलेक्ट्रिसिटी, अदर टाइप के खर्चे इनकर हुए। इनकर्ड इन ब्रिंगिंग इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन, कहता है कॉस्ट, जो भी खर्चा बनाने में हुआ वो सब कॉस्ट है। और एनआरवी को क्या बोला देखो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। भाई मैं एनआरवी आज देख रहा हूं, मैं आज देख रहा हूं ईयर एंड पे देख रहा हूं, तो ईयर एंड के बाद वो कितने का बिकने वाली है या कितने की बिक गई है, तो ईयर एंड की इंडिकेशन नहीं आ जाएगी उससे। तो कहता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड कॉस्ट टू सेल। अगर इन्वेंट्री आधी अधूरी है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो कॉस्ट टू कंप्लीट आएगी, वो माइनस कर देना, क्योंकि आज की वैल्यू निकाल रहे हैं, अभी तो कंप्लीट हुई नहीं है। या कॉस्ट टू सेल, कई बार इन्वेंट्री को, अगर आपकी इन्वेंट्री देखो, आपकी इन्वेंट्री खराब हो गई है तो उसको बेचने में भी खर्चा आ जाता है बच्चा। सर क्या आ जाता है खर्चा, जैसे उसको बेचने के लिए आपको किसी को कमीशन देनी हो सकती है, ब्रोकर की फीस देनी पड़ सकती है, कोई कमीशन, कोई एजेंट को कुछ पैसा देना पड़ सकता है, तो वो अगर रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है, भी सामान इतना खराब हो गया, हमारी इन्वेंट्री इतनी खराब हो गई कि उसको रिपेयर करना पड़ेगा, तो रिपेयर का पैसा थोड़ी कस्टमर देगा। कस्टमर कहता है मैं इसको 80 रुपए में खरीदूंगा, बट तुम्हें 20 रुपए इस पे खर्चा करना पड़ेगा, तो तुम्हें नेट में 60 रुपए मिलेंगे ना। तो याद रखना, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। एनआरवी का थोड़ा सा मैंने बोला ना डिफरेंट होता है, एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्टली सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, बेचने के खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में दे रखा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, बेचने का खर्चा है, कमीशन, ब्रोकरेज, कोई फीस देनी पड़ रही है, रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, ये सब बेचने के खर्चे हैं बच्चों। इट विल बी क्लियरली इंडिकेटेड टू यू, ये थोड़ी है हमसे निकलवाएंगे, ठीक है। सर एक एग्जांपल बता दो, तो आप बोलो और सर ले आएंगे। देखो क्या है, कहता है ये आइटम बाय आइटम लगता है, एक तो ध्यान रखना क्लब करके नहीं लगता, हर आइटम को इंडिविजुअली देखना है। तो 100 यूनिट है ए की, 200 यूनिट है बी की, और 150 यूनिट है सी की। इसकी कॉस्ट है 10, 12 और 6, ठीक है। कहते हैं बेचेंगे इनको 15 पे, 16 पे और 11 पे। बेचने का, बिकने का दरमिया, बिकने का जो हमारा फलसफा है कि बिक जाएगी, कल को बाजार में ये बिकेगी 15, 16 और 11, और बेचने के लिए फर्दर कॉस्ट आएगी, अभी जो खर्चा किया नहीं है वो आएगी 3, 5 और 4। तो एनआरवी निकालोगे कैसे, अगर ये ए है और ये बी है तो एनआरवी कैसे निकलेगी, ए माइनस बी, ठीक है सर। तो निकाल लो। कहता है एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस फर्दर कॉस्ट और कॉस्ट टू सेल। तो क्या कहता है, सेलिंग प्राइस में से फर्दर कॉस्ट हटाया तो एनआरवी आ गया 12, 11 और 7। अब पिक्चर बदल गई भाई, 10, 12 और 6, इसको कंपेयर करेंगे 12, 11 और 7 से, कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करना है। और लॉ क्या कहता है, कहता है कॉस्ट है 10, एनआरवी है 12। बहुत अच्छी बात है, अरे देखो देखो, कॉस्ट, आइटम ए की कॉस्ट है 10 और बिकेगा 12 पे, मतलब मिलेगा 12, तो किस पे दिखाएंगे, 10 पे या 12 पे, प्रॉफिट पे दिखा दूं या कॉस्ट पे दिखा दूं, कॉस्ट पे। तो किस पे दिखाऊंगा, लोअर ऑफ द टू, लोअर ऑफ द टू 10 पे। अरे सर कॉस्ट पर यूनिट 12 है और एनआरवी 11 है, अब किस पे दिखाओगे, अब बच्चा 11 पे दिखाओगे। अरे सर 6 की कॉस्ट है और 7 की एनआरवी है, किस पे दिखाओगे, 6 पे दिखाओगे। अच्छा ध्यान रखना, क्लब करके नहीं, इंडिविजुअली चेक करना होता है, ये भी थ्योरी में पॉइंट बन जाता है। तो टोटल इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या हो गया, 1000, 2200, 900, 4100। तो एक बेसिक सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि कैसे ये कॉस्ट और एनआरवी का फंडा वर्क करता है। आई थिंक इट शुड गिव यू क्लियर कट आंसर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, राइट। बिल्कुल ठीक है सर, अरे वाह। और एक सिंपल एग्जांपल आपके लिए, जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से सारे बच्चे। क्या सर, व्हाट इज द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री, एनआरवी क्या होगी, आइटम इन्वेंट्री परचेज, ये तो कॉस्ट है, और सेलिंग प्राइस कितना है 14 का। अच्छा बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है, देखें सर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। $14, फर्दर कॉस्ट ऑफ $2, कहता है इसको बनाने में फर्दर कॉस्ट आएगी $2 की। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन, तो एनआरवी कितनी होगी, $12। कुछ नहीं, एनआरवी के लिए था, एग्जाम में थोड़ी आएगा इस लेवल का, तो बस समझना है फिर भी, ठीक है।
कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट है ना बच्चा, कंसेप्ट यही है। अच्छा, अब कुछ और बातें। अच्छा, मैंने आपको बताया कॉस्ट में क्या क्या आएगा। कॉस्ट में खरीदने का खर्चा आएगा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा आएगा, बट कॉस्ट में क्या नहीं आएगा, क्या क्या चीजें इग्नोर करनी है, किन चीजों पे ध्यान देना है और किन पे इग्नोर करना है, वो भी कला है। कहता है कि ये 4 चीजें इग्नोर कर देना। सेलिंग का खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि वो खर्चा किसका है, नॉट पार्ट ऑफ गेटिंग गुड्स रेडी टू सेल, नॉट पार्ट ऑफ गेटिंग गुड्स रेडी टू सेल। अरे सेलिंग का खर्चा तो आपका बनाने का खर्चा थोड़ी है, बेचने का खर्चा है। और अपन कॉस्ट में बेचने का खर्चा नहीं लेते हैं, बनाने का खर्चा लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस को एडमिनिस्टर कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ये बना नहीं रहा है कुछ, ये भी नहीं आएगा। एबनॉर्मल वेस्टेज, कुछ आपकी एबनॉर्मल वेस्टेज हो गई तो वो थोड़ी इन्वेंट्री पे डाल दोगे। भाई अपन 100 एप्पल लेके आए, नॉर्मल वेस्टेज नहीं कह रहा हूं, एबनॉर्मल वेस्टेज कह रहा हूं। अपन 100 एप्पल लेके आए, उसमें से 50 एप्पल खराब हो गए, तो ऐसा थोड़ी हम बचे हुए 50 एप्पल पे उसकी कॉस्ट डाल देंगे, नहीं डाल सकते। ये नुकसान है, पीएनएल में जाएगा, ये खर्चा नहीं है, बनाने का खर्चा नहीं है। अरे एबनॉर्मल वेस्टेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेकिंग द इन्वेंट्री, वो तो आपका लॉस है, आपको बियर करना पड़ेगा, वो कस्टमर क्यों बियर करेगा। स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट भी जनरली नहीं आती है, ध्यान रखना। कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर स्टोरेज कॉस्ट तो आनी चाहिए, स्टोरेज कॉस्ट तो स्टोरेज का खर्चा है। अरे भाई तुम इन्वेंट्री बना के रखे हो, तुमसे बिक नहीं रही, तुम स्टोर किए जा रहे हो। अब भाई फिनिश गुड को स्टोर करके रख रहे हो तो बेचने के लिए रख रहे हो ना बच्चा। और स्टोरेज कॉस्ट तो कितनी भी आ सकती है, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट थोड़ी होगी। आपकी 6 महीने से इन्वेंट्री नहीं बिक रही तो 6 महीने से आप 6 महीने की स्टोरेज कॉस्ट लगा दोगे। बट हाँ, इफ स्टोरेज कॉस्ट इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, ध्यान रखना एग्जाम में अगर ये आ जाए स्टोरेज कॉस्ट इज नेसेसरी, जैसे कई गुड्स होते हैं, एक तो आपका फेवरेट गुड है ही जिसका एग्जाम्पल लेके आया हूं, खुश हो जाओगे नाम सुनते ही। तो ध्यान रखो, स्टोरेज कॉस्ट अगर नेसेसरी है, मतलब मैं फर्दर प्रोडक्शन ही नहीं कर सकता बिना उसे स्टोर करे। जैसे कई आइटम होते हैं जिनको थोड़ा फर्मेंटेशन का, प्रोसेसिंग का टाइम चाहिए। मान लो अपन को दही से कुछ बनाना है, कर्ड से कुछ बनाना है, तो भाई दही का बनने का एक टाइम है ना, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है ना, तब जाके वो बनता है, वो फॉर्म होता है। तो उस केस में स्टोरेज कॉस्ट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट अ जनरल स्टोरेज इज नॉट। स्पेसिफिक स्टोरेज इज यस, लाइक storage cost can be included only if they are necessary before production. Example, aging cheese or wine, aging cheese और wine। वाइन तो जानते नहीं होगे आप लोग, मैं भी नहीं जानता ना आप जानते, ये चीज तो जानते होगे, इससे समझ गए सर। अरे फिर एक क्वेश्चन, फिर एक एग्जांपल, फिर मजा। फॉर ईच ऑफ कॉस्ट बिलो स्टेट वेदर दे शुड बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। कहता है कौन सी इन्वेंट्री में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। भाई कौन जिंदगी में आएगी, कौन जिंदगी में नहीं आएगी, ये बात करनी है अपन को। तो परचेज कॉस्ट कर लेना खुद से, मैं बता रहा हूं जल्दी जल्दी। परचेज ऑफ फ्रूट आएगा, डिलीवरी टू कस्टमर, अरे कस्टमर को सेलिंग का खर्चा नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ रॉटन फ्रूट, खराब हुए फ्रूट, एबनॉर्मल लॉस, कुछ नहीं बोला, क्या है एबनॉर्मल लॉस, आपके फ्रूट खराब हो गए, तबाह हो गए, नहीं आएंगे। लेबर कॉस्ट, कन्वर्जन है, बनाने का खर्चा है, भाई मम्मी चाय बना रही है, पापा खाना बना रहे हैं, हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आता। बट मार्केट में जाओगे तो उसी चाय का पैसा है, लेबर उसी चीज का पैसा लेगा, खाना बनाने वाला उस चीज का पैसा लेगा। तो लेबर कॉस्ट इज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कॉस्ट ऑफ लेबल, आप जो लेबलिंग कर रहे हो वो भी मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है, बनाने का खर्चा है। डिलीवरी ऑफ फ्रूट टू फैक्ट्री, अब ये इनवर्ड है। अरे फ्रूट से आप जूस बना रहे हो, फ्रूट से आप फिनिश गुड बना रहे हो, तो फ्रूट को अपने पास तक लाने का, मैंगो को अपने पास तक लाने का खर्चा क्या है, मैंगो को लेबल करने का खर्चा क्या है, सारा खर्चा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का। आती है बात समझ। अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई एनआरवी इशूज। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक लाया हूं। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन स्पेसिफिक चीजें भी मैं आपको बताता जाऊं, क्योंकि भाई एग्जाम ओरिएंटेड रखना है आपको, तो मैं स्पेसिफिक चीजें भी लेके आऊँ, ये जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है बच्चे फंसते हैं जहाँ पे, आपको नहीं फंसने देंगे। क्या, समटाइम एनआरवी इज लोअर देन कॉस्ट, ओके, कॉमन इंडिकेटर कैसे कैसे पता करना है। सेल प्राइस आफ्टर ईयर एंड इज बिलो कॉस्ट, कई बार क्या देगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कहता है सर सेल हुई है ईयर एंड के बाद, एक क्वेश्चन आते हैं ऐसे, सेल हुई है ईयर एंड के बाद और हम वैल्यू कर रहे हैं ईयर एंड पे, और सेल हुई है ईयर एंड के बाद बिलो कॉस्ट। और आपको याद होगा IS 10 एडजस्टिंग इवेंट क्या कहता है, कि अगर कोई इवेंट
ईयर एंड के बाद भी हुआ है बट ऑथोराइजेशन से पहले हुआ है तो वो भी ईयर एंड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होगा। और अगर आपकी सेल प्राइस ईयर एंड के बाद कॉस्ट से कम पे है तो ये एनआरवी का इंडिकेटर है कि ईयर एंड पे एनआरवी कम लेनी है आपको। इन्वेंट्री बिकम ऑब्सोलीट, खराब हो गई तो भी कहीं ना कहीं इंडिकेटर है कि शायद एनआरवी इसकी कम हो गई होगी। चेंज इन मार्केट डिमांड, अब लोग आपके गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे, कपड़े जैसे आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी आप फैशन से बदल जाते हैं। फोन देखो, आजकल तो सभी कुछ आउट ऑफ फैशन हो रहा है, इंसान आउट ऑफ फैशन हो रहे हैं, कपड़ों की बात कहां करें। If sales after reporting period show lower price, NRV must be revised downward even if cost was higher. अब लेके आया हूं आपके लिए एक एग्जाम लेवल का एमसीक्यू। अब सर ले आए एक एग्जाम लेवल का एमसीक्यू। देखो बहुत सारे तो नहीं करा सकता बट एक दो तो आपको फ्लेवर टेस्ट करा सकता हूं ना, आदत डाल सकता हूं आपको। थोड़ी थोड़ी सी पिलानी है आपको और ये दो दो घूंट पियोगे तो आदत पड़ जाएगी। किसकी बात कर रहा हूं? पढ़ाई की। पढ़ाई का नशा करना है और कोई नशे नहीं करने हैं बेटा, ये नशा सबसे बड़ा नशा है। ठीक है सर, समझ गए बिल्कुल। व्हाट इज द करेक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन टू इंक्लूड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता है क्या वैल्यूएशन होगी इन्वेंट्री की। जल्दी से इसका आंसर खुद से करके देखो, अगर आप खुद से ये आंसर निकालते हो ना आपका कॉन्फिडेंस हो जाने वाला है डबल। फिर देखना, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो दोस्तों, मजा आ जाएगा। मैं तो कराऊंगी। अरे देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी पॉज करके खुद से सॉल्व कर लेना। वेट कर रहा हूं, 1 2 3, आगे वापस चलो मेरे साथ। यू आर प्रिपेयरिंग ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूड एट 41875। इनके यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बैलेंस शीट में कितनी थी? 41875। इंक्लूड अ डैमेज आइटम, इसमें 481 में एक डैमेज आइटम है 1960 का, 1960 का एक डैमेज आइटम है, $1960 का एक डैमेज आइटम है, मतलब उसकी कॉस्ट कितनी है? 1960। इट विल कॉस्ट 360 टू रिपेयर। अच्छा, इनको रिपेयर करने में 360 का लगेगा और आफ्टर रिपेयर अपन 1200 का बेच सकते हैं। अरे भाई ये 960 का जो है इसकी कॉस्ट, देखो सारी इन्वेंट्री खराब नहीं है, सारी 41875 की इन्वेंट्री खराब नहीं है, 1960 में से सिर्फ 1960 की खराब है और इसकी एनआरवी। मुझे ये दो चीज चाहिए। तो बच्चा कॉस्ट तो बिल्कुल सिंपल है, 1960 क्वेश्चन में गिवन है। अब एनआरवी अगर कम होगी, एनआरवी कम होगी तो मैं इसमें से 1960 क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, और जितनी भी एनआरवी है वो प्लस कर दूंगा। भाई मुझे कॉस्ट हटानी है और एनआरवी लगा देनी है। ठीक है, एनआरवी कितनी आएगी? अब बिकेगी कितने की? सेलिंग प्राइस क्या है? 1200 का। ओके, एनआरवी हो गई 1200। अरे नहीं नहीं सर, एनआरवी 1200 नहीं है, 360 का बेचने का खर्चा भी है, तो आपने ये तो माइनस किया ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात, 360 तो मैंने माइनस ही नहीं किया। तो क्या होगा देखो, कहता है कॉस्ट है 1960 और एनआरवी 1200 में से 360 गए, 840 की एनआरवी। सिंस एनआरवी 840 इज लोअर देन कॉस्ट, वी नीड टू यूज एनआरवी एज पर IS2, क्योंकि IS2 क्या कहता है? ना तुम्हारी ना हमारी बात चलेगी, IS2 की सुननी इनकी है हमें। कहता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तुमने अभी इन्वेंट्री किस पे दिखा रखी है? तुमने इन्वेंट्री कितने की दिखा रखी है? 1960 की। कहता है टोटल इन्वेंट्री इंक्लूडिंग डैमेज, टोटल इन्वेंट्री इंक्लूडिंग डैमेज, इससे अच्छा क्या हो सकता है समझ में आना? 41875। और रिड्यूस डैमेज इन्वेंट्री एंड रिप्लेस विद एनआरवी, कहता है इसको कर दो माइनस, जो गई वो जाने दो। भाई गई तो गई, अब आएगी नहीं फिर हमारे मोहल्ले में, समझ रहे हो ना आप? एनआरवी आई, हमारे मोहल्ले से कॉस्ट गई और कौन आ गई? एनआरवी आ गई, तो 4755 आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा और, जरा सा इसको रिवाइज करते करते कहां तक पहुंच गए हम? एंड तक आ गए हैं बात करते करते। और बात क्या है? बात इतनी सी है कि इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड, ये कहता है इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड IS2 अलाउ 3 मेथड ऑफ असाइनिंग कॉस्ट टू इन्वेंट्री। तो दो ही कंसेप्ट है इस पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, एक वैल्यूएशन और दूसरा क्या है बच्चा? एक वैल्यूएशन है तो दूसरा क्या है? दूसरा है कॉस्टिंग मेथड। मतलब इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड, इन्वेंट्री को किस किस तरीके से अपन इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो हमारे कोर्स में बच्चा 3 मेथड है, एक है फीफो, एक है वेटेड एवरेज और एक है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। तो जनरली ये इशू आता है जब हमारी इन्वेंट्री ना बच्चों सिमिलर इन्वेंट्री होती है। जैसे वेजिटेबल है, आप जैसे अगर हम
आलू की बात करें, टमाटर की बात करें, ये जो वेजिटेबल है बच्चा, अपन हर दिन खरीद के ला रहे हैं और हर दिन अलग अलग रेट पे ला रहे हैं। तो जब बेच रहे हैं तो अपन को पता ही नहीं कि अपन ने कौन से रेट का बेचा। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे निकालोगे? भाई प्रॉब्लम, मुद्दा समझो। अगर आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सको तब तो मुद्दा नहीं है, बट जब आप इन्वेंट्री अलग अलग रेट पे, एक रेट पे भी नहीं ला रहे हो, अलग अलग रेट पे ला रहे हो, क्योंकि हर दिन रेट चेंज हो रहा है। आप 100 किलो आलू लेके आए 10 रुपए के रेट पे, अगले दिन 300 किलो आलू लेके आए 15 रुपए के रेट पे। अब जब आपने बेचे तो आपको क्या पता कि आपने 100 वाले बेचे हैं, 300 वाले बेचे हैं, 10 वाले रेट के बेचे हैं, 15 वाले रेट के बेचे हैं। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कहता है कि यार अपन ना एक मेथड दे देते हैं, आप फॉलो करो। और सबसे कॉमन मेथड है फीफो, कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। जिंदगी का नियम यही है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। एज्यूम ओल्डेस्ट इन्वेंट्री सोल्ड फर्स्ट, रिमेनिंग इन्वेंट्री मोस्ट रीसेंट परचेज। जो नया खरीदा वो बचेगा और जो पुराना खरीदा वो जाएगा। दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज। सर वेटेड एवरेज क्या कहता है? तो वेटेड एवरेज कहता है कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, कहता है ना पुराना ना नया, बीच का। हमें दोनों ही नहीं पसंद। अपन तो क्या करेंगे, ना 10 लेंगे ना 15। तुम 10 की लाए हो, 15 की लाए हो, नहीं 10 और 15 का एवरेज कर लेंगे। और एवरेज भी दो तरीके के, पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक क्या कहता है, एक पीरियड में, मान लो 3 महीने में, 3 महीने में जितनी भी परचेज हुई है सारी परचेज का एक साथ एवरेज कर दो। और परपेचुअल क्या कहता है, नहीं, कॉन्टिन्यूअस एवरेज करेंगे। हर बार देखो कि सेल से पहले कितनी परचेज हुई है, हर परचेज पे एवरेज चेंज होगी, नई एवरेज हर बार बदलती रहेगी। एवरेज बदलती रहेगी, सेम एवरेज नहीं चलेगी। एवरेज अपडेटेड आफ्टर ईच परचेज, पीरियोडिक एवरेज, एवरेज ऑफ अ पीरियड। तो बड़ा सिंप्लीफाइड तरीका है ये, और ये एक्यूरेट मेथड है, ये मोर एक्यूरेट कहलाता है बच्चों, परपेचुअल। ये सिंप्लीफाइड है। और फाइनली होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। ये तो देखो, इसमें तो कोई मेथड ही नहीं है, मतलब आपको पता है हर किसी की कॉस्ट। और ये जनरली लग भी उसी बिजनेस में लग सकता है जो बड़े हाई लग्जरी आइटम है, जिनमें हर चीज की कॉस्ट अलग होती है, जिसमें मिक्सिंग नहीं होती। भाई कहता है यूज्ड व्हेन ईच इज यूनिक और एक्सपेंसिव। अब जैसे डायमंड है, हर डायमंड की अपनी अलग वैल्यू है। आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि 2 डायमंड मिक्स हो गए, हमें पता ही नहीं इस डायमंड की कॉस्ट क्या है। आप जो डायमंड बेचोगे उस डायमंड में यूनिकनेस है, एवरी डायमंड इज यूनिक, जो शायद हमें अपनी आम नजरों से नजर ना आए, बट ज्वेलर को, जौहरी को हीरे की पहचान होती। तो when each item is unique, expensive, cost is assigned to specific unit sold in stock, not applicable for homogeneous item. मतलब अगर आइटम सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तब ये नहीं लग सकता स्पेसिफिक मेथड, तब आपको फीफो या वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं चल रहा ना भाई कौन जा रहा है कौन आ रहा है, इतनी सिमिलैरिटी है, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हो, सबके चेहरे सेम है। भाई आपने मार्किंग कर रखी है, भाई आप 1 2 3 सब चीजों पे मार्किंग कर रखी है, तब तो आपको पता है कौन सा आइटम मैं बेच रहा हूं। कोई मार्किंग ही नहीं है, कोई इंडिकेटर ही नहीं है, आपने आपके गोडाउन में 1 तारीख वाला माल भी पड़ा है, 2 तारीख वाला माल भी पड़ा है, आपने उठाया बेचा, आपको क्या पता 1 का गया है 2 का गया है। तो लोग कहता है पहले 1 का मान लेना है, मान लेना है, एक्चुअली में नहीं जा रहा है, अकाउंटिंग में मान लेना है। सर मान लेंगे, ओहो। फिर क्या कहता है, लीफो नॉट अलाउड। दुश्मनी किससे है, लास्ट इन फर्स्ट आउट से। कहता है लीफो नॉट अलाउड। ऐसा कभी नहीं मानना कि नया माल पहले जाएगा और पुराना बाद में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है IS2 डज नॉट परमिट लीफो। याद रखना एग्जाम के लिए, इट इज ऑफन लीड टू ओल्डर इन्वेंट्री ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वैल्यू, कैन मैनिपुलेट प्रॉफिट एंड नॉट अलाइन विद फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड रेलेवेंस। कहता है लीफो इज नॉट फेथफुल। ऐसी बहुत रेयर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें नया सामान पहले बेचा जाता है और पुराना बाद में। अगेन इसका एग्जाम्पल मैं लिकर इंडस्ट्री, आपकी वाइन और ये सब ही दूंगा। यहाँ पे जितनी पुरानी उतनी महंगी और जितनी नहीं उतनी सस्ती। तो बहुत ज़्यादा PhD नहीं बताऊंगा आपको उसके बारे में, बट समझ जाओ लीफो का मतलब क्या है, लास्ट, लेटेस्ट इन फर्स्ट आउट, नया माल पहले। तो IS2 कहता है मेरे को नहीं मतलब इससे। देखो MA में आप पढ़ते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लीफो भी पढ़ते हो, क्योंकि वो इंटरनल अकाउंटिंग है, पब्लिक अकाउंटिंग नहीं है। बट आप पब्लिकली नहीं शो कर सकते लीफो, क्योंकि पब्लिकली जब आप लीफो लेके जाओगे तो सोचो, जब आप नया माल निकाल रहे हो तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो पुराने से बचेगा, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन क्या आएगा, अंडर वैल्यूड आएगा, अगर प्राइस राइज हो रहे हैं तो। समझ पा रहे हो तो मेरी बात को? तो ध्यान रखो, ये आपके लिए समरी बना दिया, रीड कर लेना इसको। फीफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, लीफो नॉट अलाउड।
हायर प्रॉफिट इन इन्फ्लेशन, मतलब समझ लो राइजिंग प्राइस, मतलब अगर प्राइस बढ़े जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में आएगा, फीफो में। इफ प्राइस आर राइजिंग फीफो विल गिव हाईएस्ट प्रॉफिट। ये बात समझ आ रही है क्यों? अरे अगर प्राइस राइज होंगे तो फीफो में अपन क्या मान रहे हैं, पुराना प्राइस जा रहा है, और पुराना प्राइस कम है नए प्राइस से, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कम आ रही होगी, प्रॉफिट आपका ज्यादा आ रहा होगा, सबसे ज्यादा। लीफो में लोएस्ट आएगा, हालांकि लीफो अलाउड नहीं है, बट एमए में आप ये पढ़ते हो। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो वो तो इंडिविजुअल ट्रैकिंग है, एवरेज में दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि ये दोनों को स्मूथ कर देता है, एवरेज कर देता है। अच्छा, एक हमारा इन्वेंट्री सिस्टम भी होता है, उसका भी नाम पीरियोडिक और परपेचुअल है। स्टॉक टेकिंग, स्टॉक काउंटिंग, ये थ्योरी बता रहा हूं, ये ऊपर वाली बात नहीं बता रहा, वेटेड एवरेज नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का सिस्टम। हमारे अकाउंट्स में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के सिस्टम को भी हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल। एक होता है परपेचुअल रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री, जब आई तभी रिकॉर्ड कर देना है। परपेचुअल मतलब कॉन्टिन्यूअस, हर मूवमेंट को कॉन्टिन्यूअसली रिकॉर्ड करना है। और पीरियोडिक का मतलब क्या है, कभी कभी, मतलब एक पीरियड के बाद। अपन रिकॉर्डिंग ही कब करते हैं, एक पीरियड के बाद। तो जनरली अगर आपका बिजनेस छोटा है बच्चा, आपको कम खर्चा करना है, तब आप रिकॉर्डिंग डेली नहीं करते हो, रियल टाइम बेस पर रिकॉर्डिंग नहीं करते हो। जब आया कब गया, एकदम इमीडिएट रिकॉर्डिंग अगर करना है तो वो बड़े बिजनेस में होता है, और इसके लिए सॉफ्टवेयर लगते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर लगते हैं, महंगे महंगे सॉफ्टवेयर लगते हैं, कॉस्टली सिस्टम है। तो थ्योरी के लिए याद रखना, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए भी, हालांकि फिजिकल काउंटिंग तो दोनों में ही होती है भाई, बिना फिजिकल काउंटिंग के आपको ईयर एंड पे पता नहीं चलेगा ना कि कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। बट ये दोनों मेथड की फील अलग है। एक मेथड कहता है, पीरियोडिक मेथड कहता है कि इन्वेंट्री की काउंटिंग कैसे करनी है, एक पीरियड के बाद, कुछ समय के बाद, कॉन्टिन्यूअसली चेक नहीं करना भाई। जैसे होता है ना, मान लो आपको पेरेंट्स आपसे डेली रिपोर्ट नहीं ले रहे, क्या कर रहे हो आप, महीना 2 महीना में आपका नंबर लगता है। और कई कई जगहों पे क्या है, कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटरिंग हो रही है, डेली का कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रहा है, तो वो क्या है, परपेचुअल सिस्टम। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए और ले आया मैं, कहता है, अब देखो ये लॉजिकल है, ये कंसेप्चुअल है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बड़े परेशान करते हैं। देखो, हाउ डज द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड एसेट, कहता है हाउ डज द नेसेसरी एडजस्टमेंट अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड एसेट, ग्रॉस प्रॉफिट और एसेट पे। कहता है आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेंटा हैड बीन प्रिपेयर्ड सम इन्वेंटरी वाज फाउंड एट द बैक ऑफ वेयर हाउस व्हिच हैड बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम फिजिकल काउंट। फिजिकल काउंटिंग हो रही थी, मतलब मैं फिजिकली काउंट कर रहा था कि ईयर एंड पे, अच्छा मेरे पास कितनी है, बुक में इन्वेंट्री लिखी हुई है, फिजिकली अपन काउंट कर रहे हैं, बुक में लिखा है अपने पास 100 चॉकलेट है, अपन ने फ्रिज को खोला, फ्रिज में काउंटिंग करी, तो फ्रिज में काउंटिंग में 90 चॉकलेट ही निकली, तो हम तो फिजिकल काउंटिंग को मानेंगे। बट 10 चॉकलेट रह गई, छुपी हुई थी, फ्रिज के पीछे गिरी हुई थी, वो छुपी हुई थी, अब वो पता लग गई, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये क्वेश्चन है। सोच रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंडर वैल्यूड था, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, अब आपको पता लग गया, आपने करेक्ट किया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ा दिया, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा भाई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिरेगी और जीपी बढ़ेगा, करेक्ट, और आपका असेट भी बढ़ जाएगा, दोनों इंक्रीज। अरे क्लियर है बच्चा, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड करोगे तो बढ़ जाएगा। तो ये आपको इंपैक्ट वाली चीजें भी ध्यान रखनी है, तभी मैं कह रहा हूं क्वेश्चन हर लेवल का आता है, कैलकुलेशन आती है, लॉजिक टेस्टिंग आती है, बट बात सारी की सारी कंसेप्ट एक ही है, घुमा फिरा के एक ही बात है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS2, मैं पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पार्ट में आपके लिए डिवाइड करता हूं। अल्टीमेटली बोलूं तो बहुत छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, रिवीजन के लिए सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली क्या, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने सबसे पहले बताया था, हर बच्चे को माइंड मैपिंग जो होती है, पहली चीज इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल, सबसे पहले फर्स्ट याद कर लेंगे, सर क्या है इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहले याद करना है, अगर मेरी इन्वेंट्री, अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हाई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिरेगी और जीपी बढ़ेगी। अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लो है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ेगी और जीपी मेरा गिरेगा। ऐसी ओपनिंग के लिए याद कर लो, हो गया याद। फिर देखो बैलेंस शीट में करंट एसेट में दिखेगा, ठीक है, खत्म बात। दूसरा पार्ट, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, 2-3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लो, कर लिए। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा क्या है, इन्वेंट्री को मेजर करने के 3 तरीके हैं, फीफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन थ्योरी के लिए, फेंक दो उसको दूर, बचा फीफो वेटेड एवरेज, एक क्वेश्चन करो दोनों मेथड से, काम खत्म। फाइनली आपका जरा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, परपेचुअल और पीरियोडिक का डिफरेंस, वो और याद कर लो, कहीं नहीं फंसोगे एग्जाम में इन्वेंट्री के क्वेश्चन। और यहीं पे आ जाता है, थैंक यू, यहीं पे हो जाता है हमारा टॉपिक ओवर। थोड़ा सा लंबा चला गया, मैं ज़्यादा डिटेल में चला गया, बट उतना लंबा टॉपिक है नहीं है, इतना लंबा टाइम इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं थी।
तो बट कोई नहीं, अपन ने थोड़ा डिटेल में कवर कर लिया, आपको ज़्यादा फायदा देगा। अच्छे से कर लो इस टॉपिक को, इन डेप्थ कवरेज करा है अपन ने इस सेशन में इसको, तो होपफुली आपको सपोर्ट करेगा आपके एग्जाम में। बाकी तब तक के लिए मन तो नहीं है बट लेना पड़ेगा। अलविदा आपसे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए सेशन में। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टाटा, टेक केयर, बाय बाय।